नमस्कार। कभी सोचा है कि छत्तीसगढ़ का नाम आखिर छत्तीसगढ़ ही क्यों पड़ा? देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक पूरा का पूरा इतिहास है, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड साम्राज्य और एक कमाल की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर छिपी हुई है। तो चलिए, आज इसी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे पुराने किलों ने इस राज्य को इसका नाम और इसकी पहचान दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नाम आया कहां से? इसका जवाब ना सदियों पुराने इतिहास में छुपा है, एक बहुत ही पावरफुल राजवंश के दौर में। ये एक ऐसी हिस्टोरिकल पजल है जिसे आज हम मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। और इस पूरी कहानी के जो हीरो हैं वो हैं कलचुरी राजवंश। ये लोग सिर्फ शासक नहीं थे, बल्कि कमाल के प्लानर्स थे, विजनरीज थे। उन्होंने इस पूरे इलाके को एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ढाला जो इतना इफेक्टिव था कि आज भी हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे कमाल की बात क्या थी? उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को ठीक 36 यानी 36 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांटा था, और हर यूनिट को गढ़ कहा जाता था। जी हां, 36 गढ़। और बस यहीं से इस राज्य को इसका नाम मिला। कितना सिंपल लेकिन कितना इफेक्टिव सिस्टम था, है ना? अच्छा, अब इस पूरे सिस्टम को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है एक विभाजक रेखा। कलचुरियों ने शिवनाथ नदी को सिर्फ एक नदी की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसे एक स्ट्रेटेजिक डिवाइडिंग लाइन बनाया, जिससे वो अपने साम्राज्य को नीटली 2 हिस्सों में बांट सकें। ये देखिए कितना ब्रिलियंट तरीका था। शिवनाथ नदी के उत्तर का एक हिस्सा और नदी के दक्षिण का दूसरा हिस्सा। इस एक सिंपल डिवीजन ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम स्मूथ और एफिशिएंट बना दिया। और मजे की बात यह है कि ये डिवीजन एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल सिमेट्रिकल। नदी के दोनों तरफ 18-18 गढ़ थे। आज के इस विश्लेषण में हम शिवनाथ नदी के उत्तर वाले 18 गढ़ों पर फोकस करेंगे, जिन्हें रतनपुर शाखा के नाम से जाना जाता था। तो चलिए अब एक एक करके इन 18 गढ़ों के बारे में जानते हैं। और ये जो जानकारी है ना, ये हमें ब्रिटिश काल के रेवेन्यू डॉक्यूमेंट से मिलती है, जो हमें उस समय की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देते हैं। तो समझने में आसानी हो, इसके लिए हमने इन पुराने गढ़ों को आज के जिलों के हिसाब से ग्रुप कर दिया है। तो शुरुआत करते हैं आज के कोरबा जिले से। कोरबा की सीमाओं के अंदर हमें ये 4 ऐतिहासिक गढ़ मिलते हैं: लाफागढ़, मातिन, उपरौड़ा और छुरी कोसगई। सोचिए, ये नाम सदियों से इस इलाके की पहचान रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जांजगीर चांपा जिले की तरफ। देखते हैं कि रतनपुर शाखा के कौन से गढ़ आज इस इलाके का हिस्सा हैं। तो इस जिले में हमें 3 मेन गढ़ मिलते हैं: खरौद, कोटगढ़, जिसे आज हम अकलतरा के नाम से जानते हैं, और मदनपुर, जो आज का चांपा है। अब चलते हैं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही की ओर, जो राज्य के नए जिलों में से एक है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन से पुराने गढ़ अब इस नए जिले में आते हैं। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के अंदर आने वाले गढ़ हैं पेंड्रा, करकटी और गंडरी। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि कैसे सदियों पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स अब इन नए जिलों में आ गए हैं। हमारा ये सफर अब हमें बेमेतरा जिले में लेकर आया है, जहां 2 और जरूरी गढ़ मौजूद थे। बेमेतरा में हमें 2 गढ़ मिलते हैं, मारो और नवागढ़। भले ही ये गिनती में 2 ही थे, लेकिन हिस्टोरिकली इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। और अब आखिर में बात करते हैं बाकी बचे हुए गढ़ों की। ये थोड़े अलग हैं, क्योंकि ये अब एक नहीं बल्कि कई मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं, जो दिखाता है कि समय के साथ बाउंड्री लाइंस कैसे बदलती हैं। तो जो बाकी के गढ़ हैं, उनमें सबसे खास तो है रतनपुर। ये तो पूरी शाखा की राजधानी थी और आज बिलासपुर जिले में है। और हाँ, विजयपुर को देखिए, कितना इंटरेस्टिंग केस है। इसका कुछ हिस्सा कबीरधाम में है तो कुछ बिलासपुर में। फिर केंदा, सोंठी, पंडरभट्टा और सिमरिया जैसे गढ़ भी आज के बिलासपुर, मुंगेली और बलौदा बाजार, भाटापारा जैसे जिलों का हिस्सा हैं। तो ये था इन 18 गढ़ों का एक ऐतिहासिक टूर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो सीमाएं थीं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं थीं। ये कोट देखिए, पूरी बात को कितने अच्छे से समझाता है। मतलब इतिहास एक बहती नदी की तरह है। जैसे जैसे नए जिले बनते गए, इन पुराने गढ़ों का एडमिनिस्ट्रेटिव एड्रेस भी बदलता गया। ये हमें याद दिलाता है कि नक्शे बदलते रहते हैं, पर विरासत वो बनी रहती है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि भले ही एडमिनिस्ट्रेटिव मैप्स बदल गए हों, क्या ये पुराने गढ़ आज भी इस इलाके की आइडेंटिटी को, यहाँ के लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट को शेप करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को हमारे आज से सीधा जोड़ देता है। नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी जगह का नाम जैसे छत्तीसगढ़ आखिर पड़ा कैसे होगा?
आज हम इसी नाम के पीछे की कहानी में उतरने वाले हैं। जानेंगे कि ये नाम आया कहाँ से और इसका मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, ये जो नाम है छत्तीसगढ़, इसका मतलब क्या है? ये शब्द बना कैसे और इसकी जड़ें हमारे इतिहास में कितनी गहरी हैं? ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और इसका जो जवाब है ना, वो छिपा है एक नंबर में। हाँ, एक संख्या जो इस पूरे नाम की बुनियाद है। और वो संख्या है 36। छत्तीसगढ़ नाम का जो पहला हिस्सा है 36, उसका सीधा सा मतलब है 36। तो लीजिए, पहेली का आधा हिस्सा तो सुलझ गया। ठीक है, 36 तो समझ आ गया, लेकिन ये गढ़ क्या है? देखिए, पुराने जमाने में गढ़ का मतलब होता था एक किला, या कह लें एक जिला या एक छोटी सी रियासत। तो अगर दोनों को जोड़ दें, 36 और गढ़, तो मतलब क्या हुआ? सीधा सा 36 किले। अब सवाल ये उठता है कि ये 36 किले आखिर थे कहाँ और इन्हें इस तरह से बसाया किसने था? इसका जवाब हमें इतिहास में थोड़ा पीछे ले जाता है, एक बहुत ही ताकतवर राजवंश के पास। ये थे कलचुरी राजवंश। उन्होंने ही अपने इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए, उसे ठीक से मैनेज करने के लिए इन 36 गढ़ों में बांटा था। मतलब ये उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की रीढ़ थी। अब कहानी और भी मजेदार हो जाती है, क्योंकि इन 36 गढ़ों के बीचों बीच एक नदी बहती थी, जिसने एक तरह से एक नेचुरल बाउंड्री, एक कुदरती सरहद बना दी थी। और उस नदी का नाम है शिवनाथ। शिवनाथ नदी ने पूरे इलाके को, मतलब पूरे के पूरे साम्राज्य को, ठीक बीच से 2 हिस्सों में बांट दिया था। और ये कोई ऐसा वैसा बंटवारा नहीं था, बल्कि बड़ा सोचा समझा और व्यवस्थित बंटवारा था। और देखिए, ये बंटवारा कितना कमाल का था। नदी के उत्तर की तरफ 18 गढ़, ये आते थे रतनपुर शाखा के अंडर। और नदी के दक्षिण की तरफ वहां भी ठीक 18 गढ़, जो रायपुर शाखा के अंडर थे। एकदम बराबर 18 और 18 हो गए पूरे 36 गढ़। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और रायपुर शाखा के उन दक्षिणी 18 गढ़ों पर एक नजर डालते हैं कि आखिर ये कौन कौन से थे। तो ये रही पहली लिस्ट, रायपुर शाखा के पहले 9 गढ़। इनमें से कुछ नाम तो आज भी हम सबको पता है ना, जैसे रायपुर और दुर्ग। लिस्ट में और भी नाम हैं, और एक मजेदार बात यह है कि कुछ के दूसरे नाम भी थे, जैसे ओमेरा को अमोदा के नाम से भी जाना जाता था। और ये रहे बाकी के 9 गढ़। इसमें सिरपुर और राजिम जैसे ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण नाम भी हैं। तो इन सबको मिलाकर रायपुर शाखा के 18 गढ़ों की लिस्ट पूरी होती है, जो उस वक्त इस पूरे इलाके की प्रशासनिक नींव थे। तो ये तो हो गई इतिहास की बात, लेकिन अब मन में सवाल आता है कि क्या ये गढ़ आज भी कहीं हैं? क्या इनका कोई निशान बाकी है? चलिए पता करते हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। ये सिर्फ इतिहास की किताबों के पन्नों में कैद नाम नहीं है। ये गढ़ आज भी हमारे बीच हैं। इनकी विरासत उन कस्बों और गांवों में जिंदा है जहां आज लोग रहते हैं। अगर हम आज के छत्तीसगढ़ का नक्शा देखें, तो ये सारे ऐतिहासिक गढ़ हमें आज के रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदा बाजार भाटापारा जिलों में मिल जाएंगे। कुछ कस्बे बन गए, कुछ तहसीलें, तो कुछ गांव। मतलब इतिहास और आज का भूगोल यहाँ एक दूसरे में पूरी तरह से घुले मिले हुए हैं। तो देखा आपने, छत्तीसगढ़ के नाम की कहानी हमें ये बताती है कि कैसे जगहों के नाम सिर्फ नाम नहीं होते, बल्कि अपने अंदर एक पूरा का पूरा इतिहास समेटे होते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास जो शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, उनके नामों के पीछे भी न जाने ऐसी कितनी ही दिलचस्प कहानियां छिपी हों। सोचिए, भारत के ठीक बीच में एक ऐसा राजवंश था जिसे दुनिया लगभग भूल ही चुकी है, लेकिन उनका बनाया एक शाहकार आज भी लोगों को हैरान कर देता है। तो सवाल ये है कि आखिर वो थे कौन? चलिए आज इसी भूली बिसरी कहानी के पन्ने पलटते हैं। खजुराहो के मंदिरों के बारे में तो सबने सुना है, पर क्या ये पता है कि छत्तीसगढ़ का भी अपना एक खजुराहो है? जी हाँ, और उसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर उसे बनवाया किसने? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चले कहानी की शुरुआत करते हैं, और ये शुरू होती है पत्थरों पर उकेरी गई एक शानदार कलाकृति से। ये है भोरमदेव मंदिर। जरा इसकी बनावट देखिए, इसकी बारीक नक्काशी कमाल की है। इतनी शानदार है कि लोग इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। और क्यों ना कहें, ये है ही इतना खूबसूरत। तो
फिर से वही सवाल, इसे बनाया किसने? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें इस मंदिर में नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब छिपा था एक पत्थर के टुकड़े पर जो सदियों बाद कहीं और मिला। मतलब सोचिए, मंदिर बनने के करीब करीब 250 साल गुजर गए और फिर एक दूसरे ही महल में एक पत्थर का टुकड़ा मिलता है, और उसी एक पत्थर ने एक पूरे गुमनाम राजवंश का राज दुनिया के सामने ला दिया। वो साल था 1349, एक तारीख जिसने छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक पूरा खोया हुआ पन्ना वापस लाकर जोड़ दिया। और बस यहीं से रहस्य से पर्दा उठता है। इस शानदार विरासत को बनाने वाले थे कवर्धा के फणी नागवंशी शासक, एक ऐसा नाम जो समय की धूल में कहीं खोसा गया था। अच्छा, एक बात और, ये जो फणी नागवंशी थे वो पूरी तरह से आजाद राजा नहीं थे। वो उस जमाने के एक बहुत शक्तिशाली राजवंश, कलचुरी राजवंश के अंडर में थे, मतलब सामंत थे। सामंत का मतलब ये हुआ कि वो अपने इलाके पर राज तो करते थे, पर बड़े राजा कलचुरी ही थे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस वंश में वो कौन कौन से बड़े राजा हुए जिन्होंने ये सब बनवाया। देखिए, इस वंश की शुरुआत हुई 11वीं सदी में राजा अहिराज के साथ। फिर 1089 में आए गोपाल देव, जिन्होंने भोरम देव मंदिर बनवाया। और फिर 1349 में रामचंद्र देव ने वो जरूरी शिलालेख लगवाया जिसने इस पूरी कहानी को हम तक पहुंचाया। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्थापक की, राजा अहिराज। इन्होंने ही 11वीं सदी में कवर्धा इलाके में फणी नागवंश की नींव रखी थी। लेकिन इस वंश के जो सबसे मशहूर राजा हुए वो थे गोपाल देव, एक विजनरी, एक दूरदर्शी शासक, और उनका नाम भोरम देव मंदिर से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। जी हाँ, यही वो राजा थे जिन्होंने 1089 में भोरम देव मंदिर का काम पूरा करवाया। ये उन्हीं का विजन था जिसकी वजह से ये शानदार कलाकृति बनी और इस पूरे इलाके को एक नई पहचान मिली। अब आते हैं रामचंद्र देव पर। इन्हें हम एक तरह से इतिहासकार राजा भी कह सकते हैं, और वो भी ऐसे इतिहासकार जिन्हें शायद पता भी नहीं था कि वो इतिहास लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें ये पूरी कहानी पता चली। हुआ ये कि 1349 में उन्होंने मड़वा महल बनवाया। अब ये महल असल में एक शादी का मंडप था, और इसी मंडप के अंदर उन्होंने एक पत्थर लगवाया जिस पर अपने परदादाओं से लेकर अपने तक पूरे वंश का नाम लिखवा दिया। सोचिए, बस उस एक पत्थर ने पूरी कहानी हम तक पहुंचा दी। तो आखिर फणी नागवंशियों ने अपनी क्या विरासत छोड़ी है? क्या सिर्फ एक मंदिर? नहीं, कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उनकी छाप हमें भोरमदेव मंदिर में दिखती है, मड़वा महल में दिखती है, और पास के छेरकी महल में भी। लेकिन एक और जगह है जहां जमीन के नीचे उनका पूरा का पूरा शहर दफन मिला, और उस जगह का नाम है पचराही। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां जब खुदाई हुई तो फणी नागवंशी दौर के न जाने कितने अवशेष, मूर्तियां और पुराने शहर के खंडहर मिले। ये सब बताते हैं कि वो दौर कितना समृद्ध रहा होगा। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और इस शानदार वंश का भी हुआ। इस वंश के जो आखिरी राजा थे जिनका हमें पता है वो थे मोहिमदेव, और उनके बाद ये राजवंश खत्म हो गया। 14वीं-15वीं सदी तक आते आते फणी नागवंश का सूरज डूब चुका था। वो तो चले गए, लेकिन अपने पीछे अपनी कला की, अपनी आर्किटेक्चर की एक ऐसी छाप छोड़ गए जो आज भी जिंदा है। फणी नागवंशियों की ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि पचराही जैसी जगहों पर जमीन के नीचे अभी और कितने ऐसे ही गुमनाम राजवंशों की कहानियां और उनके रहस्य दफन होंगे जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर। नमस्कार, चलिए आज चलते हैं मध्य भारत के इतिहास में एक ऐसे राजवंश की कहानी सुनने जो सोचिए लगभग 200 साल तक चला और फिर जैसे इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया। जी हाँ, ये कहानी है कांकेर के सोमवंश की। अक्सर एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर एक राज्य, एक किंगडम बनता कैसे है? उसकी शुरुआत कैसे होती है? क्या हमेशा बड़े बड़े लड़ाइयों से ही एक राज्य बनता है, या कभी-कभी किसी बड़े साम्राज्य की कमजोरी से भी एक नया राज्य पैदा हो सकता है? तो इस कहानी की शुरुआत होती है 12वीं शताब्दी में। उस वक्त एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, कलचुरी साम्राज्य, जो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। और जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, एक की कमजोरी दूसरे के लिए एक बड़ा मौका बन जाती है। तो इस राजवंश की नींव रखी कैसे गई?
इसकी कहानी शुरू होती है एक विद्रोह से, एक रिबेलियन से। इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं सिंहराज। वो कलचुरी साम्राज्य के अंडर एक मंडलाधिपति थे। अब ये मंडलाधिपति क्या होता है? सोच लीजिए एक तरह के रीजनल गवर्नर, जिनके पास लोकल पावर तो थी, काफी अधिकार थे, लेकिन वो आजाद नहीं थे, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो इस राजवंश की शुरुआत आसान बिल्कुल नहीं थी, स्ट्रगल्स से भरी हुई थी। साल 1125 में सिंहराज ने मौका देखा और आजादी का ऐलान कर दिया। लेकिन इतना आसान कहाँ था? उनके बेटे व्याघ्रराज को कलचुरियों के हमलों का लगातार सामना करना पड़ा। उन्हें अपने नए राज्य को बचाना था। फिर साल 1166 में बोबदेव गद्दी पर बैठे और यहां से इस कहानी में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड़ आया। हर राजवंश की तरह शुरुआती सफलता के बाद मुश्किलें तो आनी ही थी, लेकिन इस राजवंश के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आया, बल्कि अंदर से ही पैदा हुआ। बोबदेव के शासन के बाद हुआ ये कि परिवार में ही सत्ता के लिए झगड़े शुरू हो गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो राज्य इतनी मेहनत, इतनी मुश्किल से बनाया गया था, वो टूटने लगा, बिखरने लगा। और ये कोई मामूली बंटवारा नहीं था, काफी गहरा था। पूरा का पूरा सोमवंश 3 अलग-अलग ब्रांचेस में बट गया। एक थी सिहावा ब्रांच, दूसरी बस्तर के पास था हनकापारा ब्रांच, और तीसरी जो मेन लाइन थी वो कांकेर में ही रही। लेकिन जैसा कहते हैं, हर रात के बाद सुबह होती है, हर बिखराव के बाद एक होने की उम्मीद भी होती है। तो अब हम चलते हैं इस राजवंश के सबसे शानदार, सबसे शक्तिशाली दौर की तरफ। ये वो दौर था जब कुछ महान शासकों ने इस टूटे हुए वंश को फिर से एक कर दिया। इस गोल्डन एज के 2 सबसे बड़े हीरो थे, कर्णराज और जैतराज। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। कर्णराज एक निर्माता थे, उनका फोकस था मंदिर बनवाने पर, धर्म और कल्चर पर। वहीं दूसरी तरफ जैतराज एक विजेता थे, एक कॉन्करर, जिनका मकसद था राज्य को फिर से जोड़ना और उसे दूर दूर तक फैलाना। कर्णराज ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है। उन्होंने कांकेर में दूध नदी के किनारे खूबसूरत रामनाथ मंदिर बनवाया और सिहावा में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर आज भी उनकी श्रद्धा और उनके काम की गवाही देते हैं। और जैतराज, उन्होंने जो किया वो तो कमाल ही था। सिर्फ पड़ोसी राज्यों को जीतना ही उनका काम नहीं था। उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि उन्होंने टूटे हुए परिवार को, उन बिखरी हुई शाखाओं को फिर से एक साथ लाया। उन्होंने तीनों ब्रांचेस को वापस कांकेर की मेन पावर के नीचे एक कर दिया। सोच के देखिए कितना बड़ा काम था ये। लेकिन एक मिनट, एक बड़ा सवाल यह है कि हमें यह सब पता कैसे चला? आखिर ये इतनी पुरानी कहानी हम तक पहुंची कैसे? कोई किताब तो थी नहीं इसके बारे में। सच तो यह है कि इस पूरे इतिहास को पत्थर और तांबे की प्लेट्स से जैसे एक पजल की तरह जोड़ा गया है। और इस पजल के पीसेस यानी कि सुराग हमें सीधे उन्हीं शासकों से मिले हैं। देखिए, कर्णराज के टाइम का एक ताम्रपत्र, एक कॉपर प्लेट मिलता है, जिससे उनके मंदिर बनवाने की बात पता चलती है। और फिर लगभग 1306 एडी में एक राजा हुए भानुदेव। उन्होंने एक पत्थर पर कुछ ऐसा लिखवा दिया जिसने पूरी पिक्चर ही क्लियर कर दी। यही है वो मशहूर कांकेर का शिलालेख। ये पत्थर का टुकड़ा एक चाबी साबित हुआ जिससे हिस्टोरियंस ने इस पूरे राजवंश का फैमिली ट्री, उनकी पूरी वंशावली समझ ली। अगर ये शिलालेख ना मिलता ना, तो सच मानिए ये कहानी शायद हमेशा के लिए गुम हो जाती। लेकिन हर कहानी का एक अंत तो होता ही है। 200 साल की सफलता, शानो शौकत, निर्माण और एकता के बाद अब हम पहुंच गए हैं इस राजवंश के आखिरी चैप्टर पर, इसके अंत पर। साल था 1344। बस यही वो साल है जब इस राजवंश का सूरज डूब गया। तो इसका अंत हुआ कैसे? और यही इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। आखिरी राजा चंद्रसेन देव को किसी बड़े साम्राज्य ने नहीं हराया, बल्कि उन्हें हराया एक लोकल ट्राइबल लीडर धर्मदेव ने। ये एक इशारा था कि इस रीजन में अब लोकल पावर एक बार फिर राइज कर रही थी। तो 1344 के बाद पूरा पावर बैलेंस ही बदल गया। सोमवंश का अस्तित्व खत्म हो गया और कांकेर में एक नए राजवंश, कंडरा राजवंश की शुरुआत हुई। एक एरा खत्म हुआ और एक नए युग का आगाज हुआ। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, भारत के विशाल इतिहास में कांकेर के सोमवंश जैसे और न जाने कितने ही राजवंश होंगे जिनकी कहानियां आज भी किसी पत्थर के शिलालेख में या किसी तांबे की प्लेट में कहीं दफन है।
बस अपने खोजे जाने का इंतजार। नमस्ते। चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं, मध्य भारत के इतिहास के पन्नों में छिपे एक ऐसे शक्तिशाली राजवंश की कहानी सुनते हैं जिसने 300 साल से भी ज्यादा वक्त तक राज किया। ये कहानी ना पुराने सुरागों को जोड़ जोड़कर बनाई गई है। जरा सोचिए, 3 सदियां, 1023 से लेके 1324 तक। ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। ये उनके दबदबे और उनकी ताकत का जीता जागता सबूत है, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। अब सवाल यह है कि हमें यह सब पता कहाँ से चला? तो इसका जवाब है ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज। आज हम जो भी बात कर रहे हैं वो सीधे इन्हीं स्रोतों से ली गई है। ये दस्तावेज एक तरह से हमारे लिए अतीत में झांकने वाली एक खिड़की की तरह हैं। तो आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है छिंदक नागवंश। हो सकता है ये नाम ज्यादातर लोगों ने ना सुना हो, लेकिन इनका इतिहास बस्तर की मिट्टी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये सवाल तो मन में आता ही है, भाई एक राजवंश जिसने सदियों तक राज किया, आखिर उसकी जड़ें कहाँ थीं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इनके उदय से। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और इनकी शुरुआत हार और फिर से उठ खड़े होने की कहानी है। 10वीं सदी में उन्हें एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो रुके नहीं। विंध्य इलाके से निकलकर वो तेलंगाना की तरफ बढ़े और वहां से उनकी एक शाखा ने बस्तर में अपनी नई हुकूमत की नींव रखी। ये उनकी जबरदस्त हिम्मत और ताकत को दिखाता है। उनका राज सिर्फ किसी एक शहर तक नहीं था। चक्रकोट, भ्रमरकोट और बारसूर ये सब उनके बड़े और अहम इलाके थे। मतलब मध्य भारत में उनका अच्छा खासा दबदबा था। अच्छा, तो अब हम ये जान गए हैं कि वो कहाँ से आए और कहाँ बसे। तो अब जरा उनकी पहचान को और करीब से देखते हैं। हर हुकूमत की अपनी एक खास पहचान होती है ना? किसी भी बड़े साम्राज्य का एक दिल होता है, उसकी राजधानी। और छिंदक नागवंश के लिए वो जगह थी बारसूर। सारा राजकाज यहीं से चलता था। अब ये देखिए, ये बड़ा मजेदार है। उनके राजाओं की उपाधियां देखिए। भोगवती पूर्वरेश्वर, छिंदक कुल कमल भास्कर, छिंदक कुल तिलक। ये सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि ये उनकी ताकत, उनके खानदान और उनके रुतबे का ऐलान थे। और पहचान की बात हो तो उनके निशान या सिंबल्स को कैसे भूल सकते हैं? उनके झंडे पर था सांप का निशान, जो सीधा सीधा उनके नागवंश नाम को दिखाता है। और उनका सरकारी निशान था एक बाघ और उसका बच्चा, जो ताकत और वंश को आगे बढ़ाने का प्रतीक था। लेकिन सवाल ये है कि हमें इन राजाओं और उनके राज के बारे में इतनी बातें पता कैसे चलती हैं? जवाब पत्थरों में छिपा है। चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि ये सबूत हमें क्या बताते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को जरा समझते हैं। ये जो शिलालेख है ना, ये एक तरह से इतिहास के फिंगरप्रिंट्स हैं। ये पक्का सबूत हैं कि ये राजा सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में थे। कहानी शुरू होती है नृपति भूषण से, जिन्होंने इस वंश की नींव रखी। फिर आते हैं सोमेश्वर देव प्रथम जैसे ताकतवर राजा, जिनका नाम हमें कुरुसपाल शिलालेख से मिलता है। कन्हड़ देव और जयसिंह देव जैसे राजाओं ने बारसूर और सुनारपाल में अपने निशान छोड़े। और देखिए, हरिश्चंद्र देव का जिक्र तो एराकोट के एक तेलुगु शिलालेख में मिला है, जो दिखाता है कि उस दौर में उनका असर कहाँ तक था। हर नाम के साथ एक पत्थर का सबूत जुड़ा है। और ये बात यहाँ कितनी सही बैठती है। वो शिलालेख जिनकी हमने अभी बात की, वही तो है असली ओरिजिनल सबूत। इतिहासकारों के पास ऐसे ही कुछ सुराग होते हैं और उन्हीं को जोड़कर वो अतीत की पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। पत्थरों पर लिखी बातों के अलावा एक और ठोस सबूत है जो इस कहानी में और जान डाल देता है। एक ऐसा सबूत जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। 28। सुनने में तो ये सिर्फ एक नंबर है, पर इस एक नंबर के पीछे एक पूरी खोज की कहानी है, एक खजाने की कहानी। जी हाँ, हुआ ये कि 1957 में कोंडागांव में छिंदक नागवंश के 28 सोने के सिक्के मिले। ये सिर्फ एक खजाना नहीं था, ये उस राजवंश के होने का, उनकी दौलत का और उनकी आर्थिक ताकत का एक ऐसा सबूत था जो सीधा जमीन से निकलकर हमारे सामने आ गया। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि अगर जमीन के नीचे से 28 सिक्के मिल सकते हैं, तो बस्तर की जमीन के नीचे और न जाने कितने राज दफन होंगे। शायद इस राजवंश की पूरी कहानी अभी सामने आनी बाकी है। नमस्कार। अक्सर एग्जाम्स की तैयारी में ऐतिहासिक राजाओं की लंबी लंबी लिस्ट याद करना एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है ना? खैर, आज इसी मुश्किल को हल करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट और आसान तरीका देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये रही वो लिस्ट।
ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ये सीधे स्टडी मटेरियल से उठाई गई है। इसमें 10 शासकों के नाम हैं, और यकीन मानिए यही वो 10 नाम हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक अच्छी रैंक और बस पास होने के बीच का फर्क साबित हो सकते हैं। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि भाई हजारों राजा हुए, तो फिर यही 10 नाम इतने जरूरी क्यों हैं? इन पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? इसका जवाब सीधा सीधा एग्जाम में मिलने वाली कामयाबी से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये कोई हवाई लिस्ट नहीं है। CGPSC, EMP, ARTO ये सब बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, और इन सब में ये लिस्ट बार बार पूछी गई है, तो मतलब बिल्कुल साफ है। इसे याद कर लिया तो समझो स्कोर पक्का। तो ठीक है, मिशन क्लियर है। 10 नाम, और वो भी बिल्कुल सही सीक्वेंस में। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, राइट? पर फिक्र की कोई बात नहीं, हम सब मिलकर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और फिर ये एकदम आसान हो जाएगा। अब किसी भी लंबी लिस्ट को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? उसके दोनों सिरों को पकड़ लो, मतलब पहला और आखिरी। इनको हम अपने एंकर पॉइंट्स कहेंगे। ये बिल्कुल लंगर की तरह काम करेंगे, जो पूरी लिस्ट को अपनी जगह पर जमाए रखेंगे। और ये रहे हमारे 2 एंकर। नंबर 1 पर संस्थापक नृपति भूषण, और सीधे आखिर में नंबर 10 पर अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव। बस इन 2 नामों को दिमाग में बैठा लिया तो समझो आधी जंग तो जीत ली। पहला और आखिरी, है ना आसान? ओके, तो पहला और आखिरी तो सेट हो गया। अब बीच के नामों की उलझन को सुलझाते हैं। इसके लिए हम एक जासूसी का काम करेंगे। हम इस लिस्ट में छिपे हुए पैटर्न्स, मतलब जोड़ियों को ढूंढेंगे। चीजों को ऐसे ग्रुप्स में बांटकर याद करना एक कमाल की ट्रिक है। अक्सर क्या होता है कि ऐसी हिस्टोरिकल लिस्ट्स में कुछ नाम रिपीट होते हैं। हमें बस उन्हीं को पकड़ना है। अगर हम इन रिपीट होने वाले नामों को एक साथ रख दें तो काम बहुत बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये देखिए, पहली जोड़ी मिल भी गई। नंबर 4 पर हैं सोमेश्वर देव प्रथम और नंबर 7 पर सोमेश्वर देव द्वितीय। बस हो गए 2 नाम और याद। सोमेश्वर देव पोजीशन 4 और 7। इसे दिमाग में लॉक कर लीजिए। लेकिन रुकिए, पैटर्न अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली जोड़ी है कान्हड़ देव की। नंबर 5 पर कान्हड़ देव प्रथम और नंबर 9 पर कान्हड़ देव द्वितीय। बढ़िया, 2 और नाम अपनी अपनी जगह पर फिट हो गए। अब एक और जोड़ी है, लेकिन ये थोड़ी अलग है। यहां पूरा नाम सेम नहीं है, लेकिन नाम का एक हिस्सा कॉमन है। देखिए, नंबर 2 पर जगदेव भूषण धारावर्ष और नंबर 8 पर जगदेव भूषण नरसिंह देव। कॉमन क्या है? जगदेव भूषण, और इसी के साथ बूम, 10 में से 8 नाम अपनी सही जगह पर सेट हो चुके हैं। तो कहां तक पहुंचे हम? पहला और आखिरी नाम पक्का, 3 जोड़ियां भी मिल गईं। मतलब लिस्ट में अब सिर्फ 2 खाली जगह बची हैं, बस उन्हें भरना है। और ये रहे हमारी पजल के आखिरी 2 पीस। नंबर 3 पर हैं मधुरांतक देव और नंबर 6 पर जय सिंह देव प्रथम। अब जब बाकी सारे नाम अपनी जगह पर हैं, तो इन दोनों को इनके खाली स्लॉट में डालना बच्चों का खेल है। बहुत बढ़िया काम। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारी इस छोटी सी टेक्निक ने एक सिर दर्द वाली लिस्ट को एक लॉजिकल और याद रखने लायक कहानी बना दिया। तो ये रही पूरी लिस्ट, एक बार में बिल्कुल सही ऑर्डर में। नृपति भूषण से शुरू, बीच में सारी जोड़ियां और अकेले नाम, और आखिर में हरिश्चंद्र देव पर खत्म। अब बताइए, क्या ये अब भी एक डरावनी लिस्ट लग रही है? नहीं ना? अब तो ये एक सुलझी हुई कहानी जैसी लग रही है। तो इस सब को याद रखने का सिंपल सा 3 स्टेप फॉर्मूला क्या है? स्टेप 1, पहले और आखिरी नाम से एंकर बनाओ। स्टेप 2, बीच की जोड़ियों को पहचानो। और स्टेप 3, जो नाम बच गए उन्हें खाली जगह में फिट कर दो। सिंपल। और ये तरीका सिर्फ इसी लिस्ट पर नहीं, किसी भी लिस्ट पर काम करेगा। तो देखा कैसे एक जो मुश्किल और कंफ्यूजिंग सी लिस्ट लग रही थी, वो अब एक लॉजिकल और आसानी से याद होने वाली कहानी बन गई है। ये सब सिर्फ देखने का नजरिया बदलने और एक स्मार्ट टेक्निक अपनाने का कमाल है। चलिए, नाम और उनका क्रम तो अब याद हो गया, कौन और क्या वाला हिस्सा तो पूरा हो गया। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। राजाओं का ये आना जाना उस दौर की राजनीति, समाज और सत्ता के खेल के बारे में हमें क्या सिखाता है? और यही वो सवाल है जो हमें सिर्फ रटने से आगे सच में इतिहास को समझने की तरफ ले। नमस्कार, चलिए आज चलते हैं बस्तर के घने जंगलों में और जानते हैं 1000 साल पुराने राजवंश की कहानी। ये एक ऐसी पहेली है जिसे इतिहासकारों ने किताबों से नहीं बल्कि पत्थरों पर लिखे शब्दों को जोड़ जोड़कर सुलझाया है।
तो सवाल ये उठता है कि कोई कहानी 1000 साल तक जिंदा कैसे रह सकती है। छिंदक नागवंश के मामले में इसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलता, बल्कि उन पुराने पत्थरों में छिपा है जिन्हें खोजकर्ताओं ने सदियों बाद ढूंढ निकाला। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी शुरुआती नागवंश राजाओं की। फिर हम मिलेंगे इस वंश के संस्थापक नृपति भूषण से, और उनके बाद आए एक महान निर्माता जगदेव भूषण के बारे में भी जानेंगे। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है जब एक बहन को सत्ता संभालनी पड़ती है, और आखिर में हम देखेंगे कि इन सब ने पत्थरों पर अपनी क्या विरासत छोड़ी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं छिंदक नागवंश से। देखिए, मध्य भारत का ये राजवंश तो शायद वक्त की धूल में कहीं खो ही गया होता अगर खोजकर्ताओं को वो पत्थर की शिलाएं ना मिली होती जिन पर इनका पूरा इतिहास लिखा हुआ था। और इस राजवंश की नींव किसने रखी? वो थे राजा नृपति भूषण। वही थे इस वंश के पहले शासक, और उन्हीं के साथ इस भूली बिसरी कहानी का पहला पन्ना खुलता है। अब देखिए, नृपति भूषण के बारे में हमें जो कुछ भी पता है ना, वो सिर्फ एक ही चीज से पता चलता है, और वो है एराकोट में मिला ये तेलुगु शिलालेख। जी हाँ, पत्थर का बस यही एक टुकड़ा इस पूरे राजवंश के होने का पहला और सबसे पक्का सबूत है। तो आखिर ये पत्थर बताता क्या है? ये बताता है कि नृपति भूषण ही इस वंश के संस्थापक थे। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। ऐसा माना जाता है कि वो यहां अकेले नहीं आए थे। शायद वो दक्षिण के महान चोल राजा राजेंद्र प्रथम की सेना के साथ बस्तर पहुंचे थे, और फिर यहीं बसकर अपना खुद का राज स्थापित करने का फैसला कर लिया। और ये बात है कब की? ये बात है आज से करीब 1000 साल पहले की, साल 1023 ईस्वी की। जरा सोचिए, उस दौर में एक नए राज्य की नींव रखी जा रही थी, और उसकी कहानी आज हम तक पहुंची है, वो भी इन पत्थरों के जरिए। अच्छा, तो कहानी अब आगे बढ़ती है। नृपति भूषण के बाद आते हैं एक और बहुत ही अहम शासक। नाम था जगदेव भूषण, और इतिहास उन्हें एक महान निर्माता के तौर पर याद करता है। ये टाइमलाइन देखिए। राजवंश की स्थापना के करीब 20 साल बाद 1042 ईस्वी में जगदेव भूषण ने सत्ता संभाली, और उनका राज करीब 18 सालों तक चला। अब जैसे नृपति भूषण की कहानी हमें एराकोट के पत्थर से मिली थी ना, ठीक वैसे ही जगदेव भूषण के राज की कहानी बारसूर में मिले एक दूसरे शिलालेख से सामने आती है। उन्होंने बारसूर को अपनी राजधानी बनाया और इस जगह को एक बिल्कुल नई पहचान दी। मतलब जगदेव भूषण सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक दूरदर्शी निर्माता भी थे। उन्होंने बारसूर को अपनी राजधानी बनाया, और उनके राज में जो भी बड़े बड़े काम हुए उसकी गवाही आज भी वो शिलालेख देते हैं। अच्छा, उनके कामों को समझने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, महामंडलेश्वर। ये क्या होता था? उस दौर में ये एक बहुत बड़े अधिकारी या गवर्नर की उपाधि होती थी, जो राजा के अधीन रहकर एक बड़े इलाके का सारा कामकाज देखता था। और ये एक बेहतरीन मिसाल है कि जगदेव भूषण का शासन कितना संगठित था। उनके गवर्नर महामंडलेश्वर चंद्रादित्य ने उनके नाम पर लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया, और साथ ही भगवान शिव को समर्पित एक शानदार मंदिर भी बनवाया। चलिए, अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। सोचिए, क्या होता है जब एक राजा राज करने लायक न रहे और उसका वारिस गद्दी पर बैठने के लिए बहुत छोटा हो? छिंदक नागवंश ने इसका एक बड़ा ही अनोखा हल निकाला। हुआ यूं कि राजा धारावर्ष काफी बुजुर्ग हो चुके थे। वो ठीक से राजकाज नहीं संभाल पा रहे थे, और उनका जो वारिस था सोमेश्वर देव, वो अभी बच्चा था, गद्दी पर बैठने के लिए बहुत छोटा। मतलब राज्य के सामने एक बहुत बड़ा नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया था। और ऐसे मुश्किल वक्त में कोई पुरुष नहीं बल्कि राजा धारावर्ष की बहन मासक देवी आगे आईं, और उन्होंने ही पूरे राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। मासक देवी ने करीब 3 साल तक, और वो भी बहुत कामयाबी से राज किया। सोचिए, एक ऐसे जमाने में जहां राजा सिर्फ पुरुष ही हुआ करते थे, एक महिला का सत्ता संभालना कितनी बड़ी बात रही होगी। और इसका सीधा सबूत हमें उन्हीं शिलालेखों से मिलता है। तो देखा कैसे कुछ टूटे फूटे शिलालेख और पत्थरों पर लिखे कुछ शब्दों को जोड़कर एक पूरे के पूरे राजवंश की कहानी को फिर से जिंदा किया जा सकता है। ये हमें यही सिखाता है कि इतिहास अक्सर बड़ी बड़ी किताबों से नहीं बल्कि ऐसी ही छोटी छोटी खोजों से बनता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चला?
यही कि एक राजवंश था जो 1000 साल पहले शुरू हुआ। कुछ राजाओं ने उसे बनाया, उसे संवारा और एक महिला ने उसे मुश्किल वक्त में बचाया। और ये सारी जानकारी हमें मिली कहाँ से? सिर्फ कुछ पत्थरों की वजह से। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है कि अगर बस्तर के जंगलों में छिपे बस कुछ पत्थरों से एक पूरे राजवंश की कहानी सामने आ सकती है, तो जरा सोचिए, हमारे देश के कोने कोने में और न जाने कितने ऐसे गुमनाम राजा रानियों की कहानियां खोजे जाने का इंतजार कर रही होंगी। नमस्कार। इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी दबी होती हैं कि जब वो सामने आती हैं तो बस होश उड़ा देती हैं। आज हम एक ऐसे ही राजा की बात करने वाले हैं जिसका बस एक फैसला उसे हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में एक विवादास्पद फिगर बना गया। जी हां, ये कहानी है बस्तर के मधुरांतक देव की। कभी सोचा है कि कोई राजा नरबली जैसी प्रथा को सपोर्ट करने के लिए, मतलब उसे जारी रखने के लिए, एक पूरा का पूरा गांव ही दान में दे दे? सुनने में ही कितना अजीब और सच कहूं तो अविश्वसनीय लगता है ना? पर यह हुआ है। तो सवाल यह है कि आखिर कौन था वो राजा और उसने इतना बड़ा, इतना अजीब कदम क्यों उठाया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो जिस राजा की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है मधुरांतक देव। ये छिंदक नागवंश के एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन उतने ही कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जटिल शासक थे। इनका राज बहुत लंबा नहीं चला, पर जितने भी दिन चला उसने इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी मिट नहीं पाई है। तो चलिए जरा इनके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। मधुरांतक देव, जैसा कि मैंने बताया, 11वीं शती के छिंदक नागवंश के राजा थे। इलाका था इनका बस्तर। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इनका शासनकाल बस 4 साल का था। सिर्फ 4 साल, 1065 से 1069 एडी तक। इनकी राजधानी थी भ्रमरकोट्या। अब ये जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना, यही आगे की बड़ी और उलझी हुई कहानी को समझने में हमारी मदद करेंगी। अच्छा, तो अब कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, मधुरांतक देव का जो राज था ना, वो कोई फूलों की सेज नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़े सत्ता के संघर्ष से हुई थी। तो हुआ ये कि राजा धारावर्ष की मृत्यु हो गई। और देखिए, जब भी कोई ताकतवर राजा जाता है और गद्दी खाली होती है तो उसे पाने के लिए खींचतान तो होती ही है। बस्तर में भी बिल्कुल यही हुआ। और इसी सत्ता की लड़ाई के बीच से एक नाम सामने आया, मधुरांतक देव। तो अब इस लड़ाई में 2 मेन प्लेयर थे। एक तरफ थे मधुरांतक देव, जिन्होंने मौका देखा और झट से गद्दी पर कब्जा कर लिया। और दूसरी तरफ थे सोमेश्वर देव प्रथम। ये कौन थे? ये थे असली वारिस, राजा धारावर्ष के बेटे। तो सिचुएशन एकदम साफ थी। एक तरफ वो जिसने सत्ता हथिया ली थे और दूसरी तरफ वो जो अपना जायज हक वापस लेने के लिए लड़ रहा था। मतलब एक तरह का सिविल वॉर ही था ये। अब चलिए इस पॉलिटिकल लड़ाई झगड़े से थोड़ा हटते हैं और उस एक सबूत पर फोकस करते हैं जो मधुरांतक देव की पहचान बन गया। एक ऐसा सबूत जो तांबे की एक प्लेट पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस पूरी कहानी का जो सबसे पुख्ता सबूत है वो है राजपुर कॉपर प्लेट, मतलब राजपुर ताम्रपत्र। ये 1065 एडी का है। और ये सिर्फ एक पुराना दस्तावेज नहीं है, नहीं, ये उस जमाने में झांकने की एक खिड़की है। इससे पता चलता है कि उस वक्त राजा कैसे सोचते थे, समाज कैसा था। और यही वो प्लेट है जो एक ऐसा सच सामने लाती है जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इस पर साफ साफ लिखा है कि राजा मधुरांतक देव ने राजपुर नाम का पूरा गांव उन लोगों को दान में दे दिया जो नर बलि करते थे। सोचिए, एक शाही फरमान, एक पूरा गांव दान, किसके लिए? नर बलि के लिए। ऐसा आदेश इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिलता हो। अब नर बलि का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है इंसानों की बलि देना। ये एक बहुत पुरानी प्रथा थी और अक्सर ऐसा माना जाता था कि इससे देवी देवता खुश होते हैं। इस बात को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि उस ताम्रपत्र में लिखी बात कितनी बड़ी और गंभीर थी। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये जो बलि थी, ये देवी माणिकेश्वरी के लिए दी जाती थी और मधुरांतक देव इन्हीं देवी के भक्त थे। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये मामला राजा की अपनी धार्मिक आस्था से जुड़ा था और इसीलिए इस प्रथा को राजा का पूरा सपोर्ट, पूरा संरक्षण मिला हुआ था। तो अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, मधुरांतक देव को हम कैसे याद रखें? क्या ये उनकी प्रसिद्धि है या ये बदनामी है? मतलब उनकी पहचान किस रूप में होनी चाहिए? देखिए, मधुरांतक देव की जो विरासत है, या कहें कि जो उनकी लेगेसी है, वो 2 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, सत्ता हड़पने के लिए किया गया तख्ता पलट, और दूसरा, नर बलि जैसी प्रथा को शाही सपोर्ट देना।
तो क्या थे वो? एक हिंसक राजा और एक बेहद विवादास्पद परंपरा के संरक्षक। यही उनकी पहचान बनकर रह गई है। हर कहानी का एक अंत तो होता ही है, और सत्ता के लिए छिड़ी इस जंग का भी एक नतीजा निकलना ही था। तो चलिए देखते हैं कि मधुरांतक देव का आखिर हुआ क्या। तो सिंहासन की ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते एक फाइनल जंग तक आ पहुंची। एक तरफ मधुरांतक देव की सेना, दूसरी तरफ असली वारिस सोमेश्वर देव प्रथम की सेना, दोनों आमने सामने। और ये तय था कि इस युद्ध का जो भी नतीजा होगा वही बस्तर का भविष्य लिखेगा। और इस कहानी का अंत हमें एक और सबूत से पता चलता है। ये सबूत है सोमेश्वर प्रथम का कुरुसपाल शिलालेख। इसमें साफ लिखा है कि उस भयंकर लड़ाई में मधुरांतक देव हार गए और मारे गए, और इसी के साथ उनके 4 साल के छोटे लेकिन बेहद विवादों से भरे शासन का भी एक हिंसक अंत हो गया। मधुरांतक देव की कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतिहास किसी राजा को कैसे याद रखता है? उसके कामों से, या फिर उन सबूतों से जो वो अपने पीछे छोड़ जाता है? मधुरांतक देव ने सत्ता तो जीती थी, लेकिन पीछे एक ऐसी कॉपर प्लेट छोड़ गए जिसने उनकी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस पर सोचने के लिए बहुत। नमस्कार। चलिए आज हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और पहुंचते हैं मध्य भारत, जहां एक ऐसे पराक्रमी राजा हुए जिनकी कहानी किसी भी महाकाव्य से आप कह सकते हैं कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं छिंदक नाग वंश के सबसे शक्तिशाली शासक सोमेश्वर देव प्रथम की। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, क्या किसी महान योद्धा की पूरी जिंदगी को, उसके पूरे पराक्रम को सिर्फ एक हार से तौला जा सकता है? यही वो सवाल है जो सोमेश्वर देव की विरासत के बिल्कुल बीच में खड़ा है, और ये हमें इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। तो आखिर कौन थे ये सोमेश्वर देव? देखिए, वो बस्तर के छिंदक नागवंश के वो शासक थे जिन्होंने अपने वंश का नाम, अपने वंश का परचम बुलंदी पर पहुंचा दिया था। एक ऐसे योद्धा जिनकी तलवार की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। उनका जो शासनकाल था वो 1066 से 1111 ईस्वी तक चला। अब ये वो जमाना था जब उन्होंने सिर्फ अपने राज्य को महफूज ही नहीं रखा, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षा की आग में जलते हुए कई नए इलाकों को फतेह भी किया। लेकिन उस सिंहासन तक पहुंचने का सफर, आप जानते हैं, बिल्कुल आसान नहीं था। सत्ता की राह, जैसा कहते हैं, कांटों से भरी थी। और मजे की बात यह है कि सबसे बड़ी चुनौती कहीं बाहर से नहीं, बल्कि घर के अंदर से ही आई। हुआ ये कि उनके पिता धारावर्ष की मृत्यु के बाद मधुरांतक देव ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। अब सोमेश्वर के सामने एक ही रास्ता था, वो सिंहासन वापस हासिल करना जो विरासत में उनका था, और इसके लिए उन्हें तलवार उठानी ही पड़ी। और उन्होंने ये कर दिखाया। मधुरांतक देव पर उनकी जीत सिर्फ एक पारिवारिक लड़ाई का अंत नहीं थी। नहीं, ये तो छिंदक नागवंश के स्वर्ण काल की शुरुआत थी, उसका आगाज था। यहीं से उनकी विजय गाथा का पहला चैप्टर लिखा गया। एक विजेता के तौर पर सोमेश्वर की भूख अब बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, कई जीती, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा महासंग्राम वो अभी बाकी था। एक ऐसी टक्कर जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। ये टकराव था उस दौर की 2 महाशक्तियों के बीच। मतलब एक तरफ थे चक्रकोट, यानी कि बस्तर के सोमेश्वर देव, और दूसरी तरफ थे रतनपुर के कलचूरी वंश के उतने ही पराक्रमी शासक जाजल्य देव प्रथम। देखिए, जब 2 इतने बड़े, इतने महत्वाकांक्षी राजा आमने सामने हों तो युद्ध तो होना ही था। और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा भयंकर संग्राम था जिसका नतीजा इस पूरे इलाके का भविष्य तय करने वाला था। और उस ऐतिहासिक युद्ध का नतीजा, सच कहूं तो चौंकाने वाला था। अपनी पूरी ताकत से लड़ने के बावजूद सोमेश्वर देव हार गए। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का सबसे स्याह पल था। जाजलदेव ने सिर्फ सोमेश्वर को ही नहीं, बल्कि उनकी रानियों, उनके बच्चों, यहाँ तक कि उनके मंत्रियों तक को बंदी बना लिया। सोचिए, उनका साम्राज्य, उनका सम्मान, सब कुछ एक पल में दांव पर लग गया था। जब सबको लग रहा था कि सोमेश्वर की कहानी अब अपमान और हार के साथ खत्म हो जाएगी, ठीक तभी इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक बहुत ही नाटकीय और मानवीय मोड़। और इस मोड़ की जो सूत्रधार थीं, वो थीं सोमेश्वर की माँ गुंड महादेवी। जरा सोचिए,
उस क्रूर दौर में जब तलवारें ही सब कुछ तय किया करती थीं, तब एक माँ की विनती ने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। हुआ ये कि गुंड महादेवी ने विजेता राजा जाजल्य देव के सामने अपने बेटे और पूरे परिवार की रिहाई की गुहार लगाई, और सबको हैरान करते हुए जाजल्य देव ने उस माँ की विनती का मान रखा और सोमेश्वर समेत सभी को ससम्मान आज़ाद कर दिया। ये उस जमाने में दया और सम्मान की एक बहुत ही दुर्लभ मिसाल थी। तो क्या सोमेश्वर की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक हारे हुए राजा की तरह? बिल्कुल नहीं। असल में उनकी सबसे बड़ी हार के बाद ही उनकी असली विरासत की कहानी शुरू होती है। इतनी बड़ी हार के बाद भी सोमेश्वर देव के अंदर का जो योद्धा था वो शांत नहीं हुआ, वो टूटे नहीं, बल्कि जैसे कहते हैं ना, फीनिक्स पक्षी राख से उठ खड़ा होता है, वो और भी मजबूत होकर उभरे। हमें अभिलेखों से पता चलता है कि उन्होंने अपनी शक्ति फिर से जुटाई और नए सिरे से सैन्य अभियान शुरू कर दिए। उन्होंने वेंगी के इलाकों पर धावा बोला, भद्रपत्तन को जीता और वज्र पर भी जीत का झंडा फहराया। ये उनकी कभी न हार मानने वाली इच्छा शक्ति का, आप कह सकते हैं, एक शानदार सबूत है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी का अंत उस हार पर नहीं होने दिया। उनकी विरासत सिर्फ हार की नहीं है, बल्कि हार के बाद उठकर फिर से जीतने के जज्बे की है। और यहीं पे हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। किसी शासक को उसकी सबसे बड़ी जीत के लिए याद रखा जाना चाहिए या फिर सबसे बड़ी हार के बाद उसकी वापसी के लिए? सोमेश्वर देव की कहानी हम ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास में किसी की विरासत का असली पैमाना आखिर है क्या? शिखर पे बिताया गया एक पल या फिर खाई से वापस शिखर तक पहुंचने का वो लंबा सफर? सोचिए, हम सब जासूस हैं, लेकिन किसी क्राइम सीन पर नहीं, बल्कि इतिहास के बिखरे हुए पन्नों के बीच। आज हम कुछ धूल भरे सुरागों का इस्तेमाल करने वाले हैं, कुछ सिक्के, कुछ उपाधियां और पत्थर पर खुदे कुछ शब्द, और इनसे 1000 साल पुराने एक भूले बिसरे राजा की कहानी को फिर से जिंदा करने वाले हैं। तो ये होता कैसे है? मतलब कोई डायरी नहीं है, कोई बायोग्राफी नहीं, फिर भी एक राजा की पूरी कहानी बतानी है। सुनने में तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? खैर, यहीं से असली जासूसी का काम शुरू होता है। चलिए इन सुरागों को एक एक करके देखते हैं। तो इस पूरी मिस्ट्री के सेंटर में है सोमेश्वर देव प्रथम, एक ऐसा नाम जो शायद ही सुना हो, लेकिन वो एक शक्तिशाली वंश, छिंदक नागों के राजा थे। और देखिए, लगभग 1000 साल बाद भी उनकी विरासत की गूंज आज भी है, अगर हमें पता हो कि सुनना कहाँ है। अब देखिए, हमारे पास सबूत के तौर पर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। कोई शाही इतिहास नहीं, कोई किताबें नहीं, बस यही है, कुछ बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, मुट्ठी भर पुराने सिक्के और पत्थर के 2 टुकड़े जिन पर कुछ लिखा है। सुनने में ज्यादा नहीं लगता है ना? पर हमारे लिए यही सब कुछ है। तो चलिए सबसे पहले सुराग से ही शुरू करते हैं, उनकी उपाधियां। देखिए, आज के जमाने में टाइटल बस एक शब्द हो सकता है, लेकिन 1000 साल पहले ये एक ब्रांड था। ये आपकी शक्ति, आपके वंश और आपकी महत्वाकांक्षाओं का एक पब्लिक अनाउंसमेंट था। जरा इस एक टाइटल को देखिए, भोगवती पुरवरेश्वर। हाँ, थोड़ा मुश्किल है बोलना, पर इसका मतलब बड़ा जबरदस्त है। भोगवती के स्वामी, सबसे बेहतरीन शहर। अब भोगवती कोई असली जगह नहीं थी, ये पाताल लोक में एक पौराणिक नाग राजधानी थी। मतलब इस एक टाइटल के साथ सोमेश्वर ये कह रहे थे, मैं सिर्फ एक राजा नहीं हूं, मैं तो देवताओं का वंशज हूं। तो जैसा कि यहां दिख रहा है, हर टाइटल एक बहुत सोची समझी चाल थी। महाराजा अधिराज मतलब महान राजाओं का राजा, ये उनकी एम्बिशन को दिखाता था। फिर परमेश्वर यानी सबसे बड़ा स्वामी, ये उनकी सॉवरेनिटी का ऐलान था। और हाँ, वो माइथोलॉजिकल भोगवती पुरवरेश्वर, सब मिलकर एक ऐसे पावरफुल रूलर की तस्वीर बनाते हैं जो चाहता था कि दुनिया उसकी ताकत और उसके डिवाइन राइट को जाने। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सुराग पर, कुछ ऐसा जिसे हाथ में पकड़ा जा सकता है, उनके सिक्के। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये पुराने जमाने के विजिटिंग कार्ड्स की तरह थे, जो राजा की शक्ति और पहुंच की कहानी सुनाते थे। और हर सिक्के की तरह इसके भी 2 साइड्स हैं, और हर साइड कहानी का एक अलग हिस्सा बताता है। एक तरफ है पावर का खुला प्रदर्शन, तो दूसरी तरफ एक ऐसा सिग्नेचर जिसे कोई झुठला नहीं सकता। तो सिक्के के सामने वाले हिस्से पर देखिए क्या क्या है। पावर का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, एक दहाड़ता हुआ बाघ जो दिखाता है जबरदस्त ताकत, एक कटार यानी मिलिट्री पावर, और ऊपर सूरज और चांद, मानो ये ऐलान कर रहे हों कि उसका राज हमेशा रहेगा।
और इसे ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला है। सोचिए, एक छोटे से मेटल के टुकड़े पर कितना पावरफुल मैसेज है। और फिर जैसे ही सिक्का पलटते हैं तो वहां साफ साफ उस जमाने की नागरी लिपि में खुदा हुआ मिलता है, श्री सोमेश्वर देव। कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, ये उनका नाम है, उनकी अथॉरिटी है जो मेटल में हमेशा के लिए कैद हो गई। ये कहने जैसा है, ये मेरा है, यहाँ का राजा मैं हूं। अच्छा, टाइटल्स और सिक्के तो हमें काफी कुछ बताते हैं, लेकिन हमारे आखिरी सुराग के लिए हम सीधे सोर्स पर चलते हैं। ये हैं शिलालेख, यानी सचमुच पत्थर पर लिखा हुआ इतिहास। ये हमें उस जमाने के लिखे हुए शब्दों के सबसे करीब ले जाता है। और हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास एक नहीं बल्कि दो बहुत अलग अलग शिलालेख हैं। कुरुसपाल वाला पत्थर तो जैसे राजा की अपनी आवाज है, जिसमें वो अपनी जीतों के बारे में बता रहा है। लेकिन फिर आता है नारायण पाल शिलालेख, जो एक बिल्कुल अलग ही नजरिया देता है, उनकी मां का। कुरुसपाल पत्थर में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जबरदस्त फ्रेज मिलता है, विंगी का दहन। बस इतना ही, लेकिन ये 3 शब्द एक बहुत बड़ी हिंसक घटना की तरफ इशारा करते हैं। एक ऐसी बड़ी मिलिट्री जीत जो इतनी जरूरी थी कि उसे पत्थर पर हमेशा के लिए खुदवा दिया गया। अब जो दूसरा शिलालेख है, नारायण पाल वाला, वो हमें एक बड़ा ही कीमती तोहफा देता है, एक तारीख 1111 एडी। और बस इस एक तारीख से ये कहानी अब कोई धुंधली सी बात नहीं रह जाती, ये इतिहास में एक पक्का पल बन जाता है। ये हमें हर चीज को एक टाइमलाइन पर रखने में मदद करता है। तो ये जो शिलालेख है, इसे दरअसल राजा की मां गुंड महादेवी ने बनवाया था। इसमें लिखा है कि एक नए विष्णु मंदिर के लिए जमीन दान दी गई। और ये बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम जानते हैं कि नागवंश के लोग ज्यादातर शिव को पूजते थे। तो ये पत्थर सिर्फ एक मंदिर के बारे में नहीं है, ये हमें उस दौर की धार्मिक सहनशीलता के बारे में भी बताता है। इससे हमें रॉयल फैमिली की सोच का एक गहरा नजरिया मिलता है। तो ठीक है, अब हमारे पास सारे टुकड़े मौजूद हैं, एक टाइटल, एक सिक्का, पत्थर पर लिखी कुछ बातें। अलग अलग देखें तो ये दिलचस्प हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ रखते हैं तो ये कहानी कहना शुरू कर देते हैं। चलिए अब इसे जोड़कर देखते हैं। तो हमने किया क्या? सबसे पहले हमने टाइटल्स को देखा, ये समझने के लिए कि वो खुद को कैसे दिखाना चाहता था, एक ऐसा सम्राट जिसका कनेक्शन देवताओं से हो। फिर हमने सिक्कों को देखा, जिनसे उसकी इकोनॉमिक पावर और असली अथॉरिटी का पता चला। और आखिर में शिलालेखों ने हमें उसके कामों का पक्का सबूत दिया कि उसने क्या जीता और क्या बनवाया। और जब इन सारे सुरागों को एक साथ मिलाया जाता है तो एक साफ तस्वीर उभरने लगती है। सोमेश्वर देव प्रथम अब सिर्फ एक नाम नहीं रह जाता, वो एक एम्बिशियस, पावरफुल और बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से धार्मिक सोच रखने वाला राजा नजर आता है, जो एक खुशहाल राज्य चला रहा था। वो सिर्फ एक गूंज नहीं बल्कि एक असल इंसान बन जाता है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि इतिहास की और कितनी कहानियां बस यूं ही सतह के नीचे दबी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं कि कोई आए, उनके बिखरे हुए सुरागों को ढूंढे और उन्हें फिर से एक साथ जोड़ दे। नमस्कार। भारत का इतिहास ना बड़े बड़े योद्धाओं से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो वक्त के साथ कहीं खो से गए। आज हम बस्तर के एक ऐसे ही गुमनाम लेकिन बहुत ही शक्तिशाली योद्धा राजा की कहानी जानेंगे, जिसकी तलवार ने साम्राज्यों के नक्शे ही बदल दिए। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ के घने जंगलों वाले बस्तर के इतिहास का सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर योद्धा आखिर था कौन? और इसका जवाब हमें एक ऐसे राजा तक ले जाता है जिसके नाम में तो देव था, लेकिन उसके काम विध्वंसक जैसे थे। और वो शासक थे सोमेश्वर देव प्रथम, सेंट्रल इंडिया पर राज करने वाले छिंदक नागवंश के सबसे प्रतापी राजा। पर उनकी पहचान सिर्फ उनकी तलवार से नहीं थी, उनके दौर में कमाल के आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स भी हुए थे। तो उनकी कहानी में युद्ध और निर्माण दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक घर वापसी से, एक ऐसी लड़ाई से जो उन्होंने अपने हक के लिए लड़ी, अपना जन्मसिद्ध अधिकार, अपने पुरखों का राज्य, उसे वापस पाने के लिए। इस लड़ाई में मैदान में 2 लोग थे, एक तरफ सोमेश्वर देव प्रथम जो असली दावेदार थे, और दूसरी तरफ मधुरांतक देव जिसने उनका राजपाट हड़प लिया था। तो ये सिर्फ एक आम लड़ाई नहीं थी, ये बस्तर के उस वक्त जिसे चक्रकोट कहते थे उसके भविष्य का फैसला था। और हुआ क्या? जीत हुई सोमेश्वर देव की,
एक जबरदस्त जीत। उन्होंने मधुरांतक देव को सिर्फ हराया नहीं बल्कि उसे मार डाला और अपनी गद्दी, अपना राज्य वापस ले लिया। और यही जीत उनके आने वाले साम्राज्य की पहली ईंट बनी। लेकिन सोमेश्वर देव वहां रुकने वालों में से नहीं थे। उनका प्लान सिर्फ घर वापसी तक का नहीं था। उनकी महत्वाकांक्षा की आग अब दक्षिण की तरफ बढ़ी और यहीं से उनकी मिलिट्री लाइफ का सबसे ड्रामेटिक चैप्टर शुरू होता है। उनका अगला निशाना था वेंगी, जो आज का आंध्र प्रदेश है। और ये कोई मामूली जगह नहीं थी। ये दक्षिण के पावरफुल चोल चालुक्य साम्राज्य का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। मतलब साफ था, इस पर हमला करना मतलब सीधे सीधे एक सुपर पावर को चैलेंज करना। और कुरुसपाल अभिलेख में ना साफ साफ लिखा है कि उन्होंने वेंगी पर हमला किया और उसे जला दिया। सोचिए, सिर्फ जीता नहीं, पूरा जला दिया। ये एक स्टेटमेंट था, एक पैगाम था कि उनसे टकराने का अंजाम क्या होगा। तो वेंगी को जलाना ये सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं था, नहीं, ये एक ग्रैंड प्लान का हिस्सा था, एक एम्पायर बनाने की स्ट्रैटेजी। सोमेश्वर देव अब हर दिशा में अपने किंगडम की बाउंड्रीज बढ़ाना चाहते थे और उनकी जीतों का सिलसिला चलता रहा, रुका ही नहीं। लाइन से इलाके उनके कब्जे में आते गए। वेस्ट में देखिए भद्रपत्तन, जो आज का भंडारा महाराष्ट्र है, फिर वज्र यानी वैरागढ़ और लांजी, और ईस्ट में तो उन्होंने उड्र यानी आज के उड़ीसा तक अपना झंडा लहरा दिया। तो देखिए, एक विजेता का जो रास्ता है ना, वो कितना साफ दिख रहा है यहाँ। स्टेप 1, अपना घर वापस लो। स्टेप 2, दक्षिण में हमला करके अपनी पावर का लोहा मनवाओ। और स्टेप 3, ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ फैलकर अपने एम्पायर को एकदम सॉलिड बना दो। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। लेकिन इतनी लड़ाइयाँ, इतनी जीत, इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि सोमेश्वर देव की लेगेसी क्या है? क्या उन्हें सिर्फ एक क्रूर विजेता की तरह याद किया जाना चाहिए, या उनकी कहानी का कोई दूसरा साइड भी है? और पता है, यही इस राजा की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक तरफ उनकी तलवार थी जिसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ उन्हीं के राज में कला और वास्तुकला ने भी खूब तरक्की की, जो उनकी एक बिल्कुल अलग विरासत को दिखाता है। मतलब एक ही आदमी के दो रूप, एकदम अलग। और सोमेश्वर देव की ये कहानी ना हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि एक बड़े शासक की असली विरासत क्या होती है, उसकी जीती हुई जंगें या उसके बनाए हुए मंदिर? इतिहास एक योद्धा को उसकी तलवार के लिए याद रखता है या उसके निर्माण के लिए? इसका जवाब शायद सबके लिए अलग अलग हो। सदियों से एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान और इतिहास दोनों को हैरान करता आया है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी पूरी तरह से साफ नहीं है। तो आज हम उसी अविश्वसनीय कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। अच्छा, जरा सोचिए, क्या एक बहुत बड़ा भारी पत्थर बिना किसी बाहरी मदद के अपने आप अपनी धुरी पर घूम सकता है? सुनने में ये सवाल किसी पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई पहेली नहीं है। यकीन मानिए, भारत के ठीक बीच में एक ऐसी जगह है जहां ये एक हकीकत है। जी हां, ये है बारसूर के घूमते हुए शिवलिंग का अद्भुत रहस्य। और देखिए, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। एक ऐसा शिवलिंग जो पूरे 360 डिग्री घूमता है, और वो भी बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना कोई आवाज किए। कहते हैं इसके पीछे एक बहुत पुराना मैकेनिकल सिस्टम है जिसका राज आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। तो सवाल ये है कि आखिर ये चमत्कार है कहां? चलिए अब सीधे चलते हैं उस जगह पर, उस 32 खंभों वाले मंदिर में जो इस घूमते हुए पत्थर का घर है। तो ये अद्भुत शिवलिंग मौजूद है बारसूर के 32वां मंदिर में। सोचिए, ये मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। मतलब ये हमें उस जमाने की जबरदस्त आर्किटेक्चर की एक झलक दिखाता है। 32। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, इस मंदिर की पूरी पहचान इसी एक नंबर में छिपी हुई है। इस मंदिर को 32 पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी पूरी की पूरी छत पत्थर के 32 और क्या खूब तराशे हुए स्तंभ हैं, उन्हीं पर टिकी हुई है। जरा सोचिए, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी कमाल की सटीकता। और इतना ही नहीं, इस मंदिर का डिजाइन भी बहुत यूनिक है। देखिए, आमतौर पर शिव मंदिरों में एक ही गर्भगृह होता है ना? पर 32वां मंदिर में एक ही मंडप के नीचे 2-2 गर्भगृह बनाए गए हैं।
और यही बात इसे पूरे बस्तर रीजन में अपनी तरह का अकेला बिल्कुल इकलौता मंदिर बनाती है। और हाँ, इस अनोखे मंदिर के ठीक बाहर काले ग्रेनाइट से तराशी हुई एक बहुत ही शानदार नंदी की मूर्ति भी है। मतलब इसकी कलाकारी देखकर ही पता चलता है कि उस दौर के कारीगर कितने माहिर थे। लेकिन रुकिए, ये मंदिर अकेला नहीं था। ये तो बस एक हिस्सा था, एक ऐसे शानदार शहर का जिसकी भव्यता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। उस जमाने में बारसूर को 1447 मंदिरों और 1447 तालाबों का शहर कहा जाता था। बस एक बार कल्पना करके देखिए उस शहर की शान, जहां जिधर नजर घुमाओ मंदिर और खूबसूरत तालाब ही तालाब हों। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सुनहरे दौर, इस स्वर्ण युग के पीछे आखिर था कौन? और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। इस पूरे दौर की, इस बेमिसाल निर्माण की देखरेख कर रहे थे राजा सोमेश्वर देव प्रथम। हाँ, उन्हीं के राज को इस इलाके में आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन ईरा माना जाता है। उन्होंने ही बारसूर को एक भव्य राजधानी बनाया था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक गहरा विरोधाभास। जिस राजा ने आर्किटेक्चर का ऐसा स्वर्ण युग बनाया, उसी राजा को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद सबसे अपमानजनक हार का भी सामना करना पड़ा। हुआ यूं कि उनका एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ रतनपुर के शासक जाजल देव प्रथम से, और इस युद्ध में सोमेश्वर देव की बहुत बुरी हार हुई। वो सिर्फ हारे ही नहीं, बल्कि उन्हें उनकी रानियों और पूरे शाही परिवार के साथ बंदी बना लिया गया। काफी समय बाद उनकी मां गुंड महादेवी के दखल देने पर ही उन्हें सम्मान के साथ रिहा किया गया। तो सोचिए, एक तरफ इतनी बड़ी हार, इतना बड़ा अपमान, और दूसरी तरफ इतना शानदार निर्माण। ये चीज उनकी विरासत, उनकी लेगेसी के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज इतिहास राजा सोमेश्वर देव को उनकी लड़ाई में मिली हार के लिए नहीं जानता। उन्हें याद किया जाता है उनके बनाए उस शानदार शहर और उन अद्भुत मंदिरों के लिए। उनकी असली विरासत जंग के मैदान में नहीं, बल्कि इन पत्थरों में जिंदा है। वो अनगिनत मंदिर, वो भव्य मूर्तियां, वो तालाब, और हाँ, वो रहस्यमयी बत्तीसा मंदिर, जिसके घूमते हुए शिवलिंग ने तो जैसे वक्त को भी हैरान कर दिया है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी की असली विरासत आखिर होती क्या है? जंग में मिली जीत, या फिर वो कला, वो निर्माण जो खुद समय को भी मात दे दे?